नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चंद्रशेखर राव की बेटी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। मामला वही ईडी वाला है। इस देश में जो पॉलिटिशियंस आसानी से इस चक्र में कैसे फंस जाते हैं, बार बार इनके ऊपर मुकदमे कैसे हो जाते हैं, इसको भी आज की आप कहानी में समझेंगे। और आप ये भी समझेंगे कि इस देश की व्यवस्था में कितने सारे छेद हैं और जो एक अपर क्लास एलीट है, जो मुख्यमंत्रियों के स्तर के लोग हैं, जो बड़े बड़े हायर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, ये सब लोग एक गैंग बन के किस तरह से खेल करते हैं और अपनी राजनीति पकाने के लिए सिलेक्टिव तरीके से जो सरकारों में बैठे हुए लोग होते हैं, जो मोहरा उनकी चेस्ट में फिट नहीं होता है, उसके खिलाफ सिलेक्टिव एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं और खुला खेल चलता रहता है। बात अडानी के हवाले से होगी, लेकिन आज अडानी पर वीडियो नहीं है, लेकिन बातें वही हैं जो आप अडानी के बारे में जानते आ रहे हैं। आज आपको इस देश के पूरे सिस्टम का एक बहुत खोखला चेहरा पता चलेगा, जो आप पहले से जानते भी होंगे शायद, अगर मेरे वीडियो देखते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। ये कहानी इतनी सादी सीधी कहानी नहीं है। ये लूट की खुली छूट की कहानी है और कहानी शुरू होती है इस देश के लुटेरों के साथ। बड़े बड़े लुटेरे, एक कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, बहुत सारे पैसे ले रहा है, इतनी रिश्वत होने लगी है जो ट्रकों और बसों में भर के जा सकती है। याद कीजिए आईसीआईसीआई की बैंक की चेयरमैन किस तरह पैसे लिया करती थी, किस तरह से उनके पति की कंपनी में हिस्सेदारियां लोग खरीद लिया करते थे, किस तरह से चंदा कोचर को जेल जाना पड़ा। लेकिन चंदा कोचर एक बड़े से भंडार में एक दाना है, लाख में एक केस। आप कहेंगे कैसे, तो आपको हिंदुस्तान का एफडीआई का आंकड़ा देखना पड़ेगा। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी सीधा विदेशी निवेश। सीधा विदेशी निवेश एफडीआई ये होता है कि भारत की किसी कंपनी में विदेशी लोग पैसा लगा रहे हैं। भारत में विदेशी लोग कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, कंपनियों के हिस्से खरीद रहे हैं और उस कंपनी के कारोबार से मुनाफे उनको जो मिलते हैं उससे वो कमाई करेंगे। दुनिया के 8वें नंबर के सबसे बड़े एफडीआई वाले देशों में एक भारत है, यानी जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुनिया में 8वें नंबर पे सबसे ज़्यादा है। अभी हाल की प्रेस रिलीज को आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो ये और ऊपर चला गया है, 7वें नंबर पे चला गया है। आपको लगेगा ये खुशखबरी है, लेकिन इस खुशखबरी के पीछे छिपी हुई एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर ये है कि ये जो पैसा बढ़ रहा है, ये पैसा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, ये विदेशी निवेश है या नहीं है, इसको लेकर एक बड़ी बहस हो सकती है। बड़ी बहस ऐसे हो सकती है कि भारत में जितना पैसा आ रहा है, जितना पैसा एफडीआई का पैसा आ रहा है, भारत की कंपनियों में जो लोग हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, उसमें 40% पैसा, 40% सिर्फ एक देश मॉरिशस से आ रहा है। 40% पैसा मॉरिशस के जरिए आ रहा है, क्योंकि मॉरिशस एक टैक्स हेवन कंट्री है, एक करों के मामले में स्वर्ग है। वहाँ के ज़रिए आप कारोबार करें तो आप काफ़ी टैक्स बचा सकते हैं। इस कहानी को सुनकर आपको बहुत सुंदर लगेगा कि हाँ भाई, टैक्स ही तो बचा रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी अगर आप समझेंगे, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि चाहे मॉरिशस हो, कैमन आइलैंड हो या दूसरे देश हों। अभी आंकड़ा हमारे पास मॉरिशस का है, इसके अलावा दूसरे देशों का भी आंकड़ा है, लेकिन मैं मॉरिशस को अकेले डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में। तो ये जो 40% है, ये कभी 24% 18% हुआ करता था। इस देश के बहुत बड़े उद्योगपति, इत्तेफाकी है ये कि अडानी साहब की दौलत जब रॉकेट की तरह ऊपर जाती है तो मॉरिशस का इन्वेस्टमेंट भी तेजी से बढ़ता है, 24% से 40%। इन सालों में बहुत स्पेसिफिक डाटा उपलब्ध नहीं है कोरोना के बाद का, 20 तक का डाटा मिलता है, 21 का डाटा मिलता है, लेकिन उसमें जो ग्रोथ दिख रही है वो उतनी ही है। मैं ये नहीं कहूँगा
और ये मतलब ना निकालें कि वो ग्रोथ अडानी साहब की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके कारण है, लेकिन दोनों की रिदम कहीं ना कहीं मिलती जुलती लगती है। यानी जितनी तरक्की विदेशी जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है मॉरिशस से वो कर रहा है, उतना ही अंबानी साहब कर रहे हैं। सिंगापुर भी एक बड़ी जगह है जहां से इन्वेस्टमेंट आता है। तो मॉरिशस से 40% क्यों? इसकी एक वजह है, मॉरिशस के साथ में दुख होगा कांग्रेस को पसंद करने वाले लोगों को, इंदिरा गांधी के समय में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था और इस समझौते में यह तय किया गया था कि मॉरिशस से होने वाले कारोबार में दोहरा करने लगेगा। यानी एक बार मॉरिशस में अगर टैक्स लग गया तो भारत उस पर टैक्स नहीं लगाएगा, और टैक्स बचाने का यह सबसे बढ़िया रूट बन गया। अब आप कहेंगे कितनी ज़्यादा इमोशनल बातें, परेशान होने वाली बातें आप शुरू में कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे? परेशान होने वाली बात यह है, इमोशनल बात यह है कि ये जो पैसा वहाँ से आ रहा है, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है ये कोई एफडीआई नहीं है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये वो पैसा है जो इस देश में लोगों के पास है पर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पैसा चोरी का पैसा है, ये पैसा नंबर 2 का पैसा है, ये पैसा बेईमानी का पैसा है, ये पैसा देश को लूट कर पैदा किया गया पैसा है। और इसको मैं इतना सारा गंदा पैसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पैसा एक केस स्टडी समझते हैं। एक साहब हैं, हो सकता है किसी एक डिपार्टमेंट में वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, या एक साहब हैं जो बहुत बड़े दलाल हैं और वो यहां से लेके वहां तक, वहां से लेके वहां तक काम कराते हैं, सेटिंग कराते हैं। आपने कहा भाई मुझे फैक्ट्री का वो चाहिए, अप्रूवल चाहिए, तो वो दलाल साहब जो है वो कहेंगे ठीक है, मुझे आप 100 करोड़ का इंतजाम कर देना, और 200 करोड़ सामने वाला खाएगा। अब वो जो 100 और 200 300 करोड़ के बीच में जो जो पैसा बट रहा है, ये पैसा ठोक के भाव में कुछ लोगों के पास जा रहा है। अब ये जो काला धन है, इसको अब वो जमाना चला गया जब लोग डबल बेड पे भर के रखते थे, जब लोग अटैचियों में पैसे लेते थे। तो अब क्या करते हैं, उस काले धन को विभिन्न विभिन्न तरीकों से, जो कैमन आइलैंड में, मॉरिशस में, जैसे विनोद भाई साहब की बहुत सारी कंपनियां भी निकली थी, निकलती जा रही हैं, सिंगापुर की पता चली है ना, उन कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदने में ये काला धन इस्तेमाल होता है। अब जब आप यहां जा रहे हैं तो थोड़ा आसपास और लंबा सोच लीजिए कि अडानी जी के करीब कौन कौन लोग हैं, कहीं उनका काला धन भी तो इन कंपनियों में नहीं लगा हुआ है। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कल्पना तक ही सीमित रखें तो अच्छा है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कुछ भी बोलेंगे तो आपको बहुत सारे प्रमाणों की आवश्यकता होगी, और जो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ बोलेंगे। लेकिन इतना मान के चलिए कि जो 40% पैसा मॉरिशस से भारत में इन्वेस्ट हो रहा है, मॉरिशस के ज़रिए इन्वेस्ट हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उस पैसे का है जो भारत का 2 नंबर की कमाई का पैसा है। जो इस देश के चोर बेईमान लोग हैं, घूसखोर लोग हैं, रिश्वतखोर लोग हैं, वो अपना पैसा दाएं बाएं तरीके से उन कंपनियों में इन्वेस्ट करा देते हैं। और इन्वेस्ट ऐसे नहीं कराते हैं कि वो पैसा लिया और उसको वहाँ इन्वेस्ट कर दिया ना, आप मॉरिशस की एक कंपनी की हिस्सेदारी बना के डॉक्यूमेंट हमको दे देना जी। डॉक्यूमेंट कौन? हमारे एक भाई साहब बैठे होंगे वहाँ पे, उसको उनको दे देना, बात खत्म। आप 50,000 करोड़ रुपया, 25,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और उस कंपनी की हिस्सेदारी का पैसा हमको दे देंगे। वो कंपनी कोई काम नहीं करती, उसका कोई बिजनेस धंधा नहीं है वहाँ पे, बस वो कंपनी है और कंपनी में आपकी हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी है तो पैसा आपका है। अब वो कंपनी जब आपको ज़रूरत होगी, जब भारत में आपको वो पैसा मंगवाना होगा, तो उस पैसे से भारत में आप कंपनी नहीं खोल सकते थे। उस पैसे को भारत में आप किसी बिल्डर के साथ में लगा के बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा सकते थे। उस पैसे के ज़रिए आप कोई आईटी हब में कोई ऑफिस नहीं खोल सकते थे, क्योंकि वो चोरी का पैसा था। लेकिन अब वो कंपनी जिसमें वो पैसा आपने ले लिया है, वो कंपनी भारत में जहां चाहे वहां हिस्सेदारी खरीद सकती है। वो चाहे तो अडानी साहब के शेयर खरीद सकती है, वो चाहे तो कोई और धंधा खरीद सकती है, वो चाहे तो कोई टीवी चैनल खरीद सकती है। आप गौर से पता करिएगा, इन विदेशी कंपनियों का धन इधर से कान घुमा के उधर से कान घुमा के
सब कंपनियों में लगा रहता है, अडानी साहब की कंपनी में भी वो पैसा लगा हुआ सामने दिया। किसी में कम होता है, किसी में बहुत कम होता है और किसी में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये खबर कहती है कि 40% पैसा एफडीआई 2000 से 2000 के बीच में मॉरिशस के जरिए आया। मॉरिशस के साथ में दोहरे टैक्स के खिलाफ हमारी एक ट्रीटी है, एक हमारा समझौता है। दोहरा कराधान नहीं होगा, मॉरिशस ने लगा दिया तो यहाँ नहीं लगेगा, और मॉरिशस एक नॉमिनल सट। अब ऐसा क्या महान अमीरी दुनिया भर की मॉरिशस में पड़ी हुई है, मॉरिशस में क्या अर्रा के उद्योग हो रहा है, कितना वहाँ उत्पादन हो रहा है कि वो हमारे देश के 40% विदेशी निवेश सिर्फ मॉरिशस से आ रहा है। हम सब खुश हैं कि हमारा नंबर 7वां हो गया विदेशी निवेश में, हमारा नंबर 8वां हो गया विदेशी निवेश में। लेकिन सच ये कि वो विदेशी निवेश है नहीं, देश का पैसा, देश के लोगों से लूटा हुआ पैसा। क्योंकि जो आदमी रिश्वत दे रहा है वहां पर, जो आदमी जाके पैसे खिला रहा है किसी नेता को, किसी बड़े अधिकारी को, या जो दलाल को पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे जेब से कभी नहीं खिलाता है, वो कहीं ना कहीं से जनता को लूटता है। मैंने कोयले वाला मॉडल आपको 2-4 दिन पहले समझाया था। अडानी का बिजली कैसे महंगी होती है हिंदुस्तान में, तो वो पैसे कहां से निकल रहे हैं, वो जनता। इसीलिए क्या हो रहा है, आप जरा देखिए हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है, अमीरी भी बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ पे आप पर कैपिटल इनकम निकालते हो तो जो बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनकी इनकम को अगर ऊपर के 5% की निकाल दो आप, पता चल जाएगा हिंदुस्तान में पर कैपिटल इनकम क्या है। 95% लोग किस हाल में जीते हैं। उन 5% लोगों की मोटी कमाई को जोड़ के कहते हो कि भारत की पर कैपिटल इनकम बहुत अच्छी है, प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है। निकालो 5% को, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं कई अपने वीडियो में कैलकुलेट कर चुका हूं ऑलरेडी। तो मसला यह है कि इस देश के लोगों को लूट के जो गरीब आदमी बैठा हुआ है, जो यार सोचने की बात है, आपको एक अनाज दे दिया फ्री में सरकार ने, और उस अनाज की कीमत से ज़्यादा तो गैस पे टैक्स लगा दिया, बना लो उसी गैस पे, हो गया काम। अडानी साहब आपको महंगी बिजली बेचकर एक बार अडानी टैक्स ले लेंगे, उस पैसे को वो जहाँ चाहें जिसको चाहें खुश करें, जिसको कंपनी की जहाँ हिस्सेदारी देनी है दे सकते हैं अगर वो चाहें तो। मुझे नहीं पता उन्होंने दिया कि नहीं दिया, लेकिन चलन यही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा डबल टैक्सेशन वाली जो ट्रीटी थी उसको 2016 में एक बार अमेंड भी किया गया था, और डाटा कहता है कि 2016 के बाद से इसमें इन्वेस्टमेंट में तेज़ी से बदलाव आया है। अगर आप 2015 में देखें तो टोटल एफडीआई इनफ्लो इंडिया में 21% था। ये एक अपने आप में बड़ी दुखद कहानी है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रही है मॉरिशस के थ्रू, इसमें दूसरे देशों के लोगों की भी इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ भारत की इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है दूसरे लोग भी मॉरिशस के रास्ते से भारत में पैसा भेज रहे हैं। अब इसमें दो बातें हो गई, आप 7वें सबसे ज़्यादा एफडीआई वाले देश दुनिया के बने हुए हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि ये बने किस वजह से हैं, मॉरिशस से अकेले इतना पैसा आ रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि मॉरिशस से जो पैसा आ रहा है उसके अंदर कितनी शेल कंपनियां हैं, कौन सी कंपनियां हैं, कौन सा कॉरपोरेट हाउस है, इस पे कोई जांच करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई एक भारत की रिपोर्ट नहीं है, अंकटाट की यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जो आपको अच्छी तरह से बताती है कि मॉरिशस से पैसा कैसे आता है। जब वो बताती है सरकार मुंह उधर कर लेती है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर मैं इस बात को सुन लूँगी तो मेरे बहुत सारे खेल ख़त्म हो जाएंगे। जो सरकार में बैठा है वो जब आपके अकेले, आप एक कभी हिसाब लगाइएगा, आपकी अकेले आपके मोहल्ले में प्रचार करने में वो 1 करोड़ रुपया खर्च कर देता है। मोहल्ले में नहीं तो थोड़े ज़्यादा दायरे में कर देता होगा आपकी सीट पे। तो पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा वहीं से आता है जिस तरफ देखकर सरकारें आंख मूंद लेती हैं। अगर आप एफडीआई के भारत में बढ़ते जाने के चीज़ों को देखें, पैटर्न को देखें, और आप ये देखें कि जो टैक्स हेवन कंट्री हैं वहाँ से एफडीआई कितनी बढ़ी, तो आंकड़ा आपको चौंकाएगा। जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है 1819 से 1920 के बीच में वहाँ से भारत में 469%
469% एफडीआई बढ़ गया। 18-19 से 19-20 के बीच में कैमन आइलैंड से 264% एफडीआई बढ़ गया। साइप्रस से 197% एफडीआई बढ़ गया। नीदरलैंड से 67.94% एफडीआई बढ़ गया। हांगकांग से 15% बढ़ गया और लग्जमबर्ग से 13% बढ़ गया। ये आंकड़े कंफ्यूज मत होइएगा, ये आंकड़े उन देशों के हैं जहां से एफडीआई बढ़ा है। एक वो देश हैं जहां का एफडीआई पहले से ज़्यादा था, मॉरिशस, वहां के में बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन वहां से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अगर आप गौर करें तो मॉरिशस तो चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा बड़ा देश है। कैमन आइलैंड को आप नक्शे में खोज भी नहीं पाएंगे, इतना बारीक है। बहुत छोटा सा बारीक पेन जितना देश है वो देश भारत में एफडीआई में 10वां सबसे बड़ा देश है। 10वां सबसे बड़ा देश जो भारत की कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, हिस्सेदारी खरीद रहा है। अगर आप डाटा देखें टॉप 10 कंपनी का तो वो अपने आप में सारी कहानी कह देता है, और जो भारत है वो 7वां 8वां है। फिर पीवीआई की प्रेस रिलीज जाती है, वो कह रहा है कि 10वां है। जो टैक्स ट्रीटी हमारी मॉरिशस की थी 2016 में, जिसको रिवाइज किया मोदी सरकार ने, उसके बारे में भी बाकायदा मैं खबर लगा दे रहा हूँ। तो निचोड़ ये निकलता है भैया कि भारत में जो एफडीआई आ रही है, जो 7वें 8वें नंबर पे आप हो भारत में एफडीआई के मामले में, वो आपकी जो एफडीआई है उसकी हकीकत ये है कि वो टैक्स हेवन कंट्री हैं। वहाँ पे खूब सारी शेल कंपनियाँ पाई जाती हैं और उनमें एक बड़ा हिस्सा ऐसे धन का है जो भारत में नेता लोग, अधिकारी लोग, जो रास्ते में आता है उसको डाल देते हैं ईडी में, वरना सब कंफर्टेबल रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दलाल हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, वो उस पैसे को, आप सोचिए ना, एक खबर को दबाने के लिए एक आदमी तिहाड़ जेल गया था, स्टिंग ऑपरेशन आया था उसका, करोड़ों रुपए मांग रहा था वो। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो सारा पैसा है, ये देश के, अब आप कहोगे कि पाकिस्तान में, हम लोग कहते हैं पाकिस्तान का एलिट चोर है, लंदन में जाके रहता है, ये हमारे देश में क्या हो रहा है? और ये सारा पैसा चोरी का इधर उधर से, हवाला से, यहाँ से वहाँ से, और सरकार कोई भी इस दरवाजे को बंद करना नहीं चाहती है। मॉरिशस पहुँचता है, कैमन आइलैंड पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है, वहाँ पहुँचता है, और वो पैसा वहाँ से नंबर 1 का पैसे के तौर पे शान से, और सरकार कहती है मुबारक हो, एफडीआई बढ़ गया। वित्त मंत्री खड़े होकर सदन में बताते हैं, उनके साथी टेबलें थपथपाते हैं, देश को लग रहा है बहुत तरक्की हो रही है और विदेशी पैसा आ रहा है। अरे इस देश में आपने चोरी रोक ली होती तो ये पैसा कहीं जाता नहीं, भारत में ही तरक्की में काम आता। जो कल परसों रघुराम राजन ने जब कहा था ना कि अडानी की इन 4 कंपनियों की जांच कर लो, सब पता लग जाएगा, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने बड़ा क्वांटम होगा। और अडानी की 4 कंपनियां 4 हैं, यहाँ 4 लाख कंपनियां हो सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें, शेयर कर दें, सबको बता दें कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है जो हमको नहीं बताया गया है। ये वही देश है, पनामा आता है, पेंडोरा आता है, सब में यही कहानी खुलती है। जितने घोटाले खुल रहे हैं उसमें यही कहानी खुल रही है। जब हम देख रहे हैं अडानी वाला, उसमें भी वही निकल रहा है। हर तरफ एक ही कहानी आ रही है, लेकिन सरकार इस कहानी में कोई ट्विस्ट और कोई किसी भी तरह का कोई खलल डालना नहीं चाहती है। ये अपने आप में बड़ा रहस्य है। नमस्कार, जय हिंद।